नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए देखिए एक प्रमेय है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो उसका कथन देखिए क्या है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन कर्म के बिना अद्वितीय होता है। क्या है समझिएगा, भाषा आप समझ पाए या नहीं पाए उसका विस्तार सुनिएगा कि कोई भी एक भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि कोई संख्या है 10 को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 10 हो जाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या के लिए ऐसा गुणनखंड लिखा जा सकता है, इनको गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें एक बात कही गई है यहाँ लास्ट में, ये गुणनखंडन कर्म के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि यहाँ कर्म कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 आगे आएगा या 5 आगे आएगा, ठीक है। और ये अद्वितीय होता है, यानी कि एक भाज्य संख्या के लिए एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 210 है। 210 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए ये सही है कि नहीं है। 7 पंजा 35, 35 तिया 105, 105 दूना 210। तो इसका कर्म के बिना, यानी कर्म की बात यह है कि 2 3 5 7, यानी कि ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि बढ़ते क्रम में ही लिखे, हम 3 आगे भी लिख सकते हैं, 5 को भी आगे लिख सकते हैं, यानी हम इनका कर्म बदल सकते हैं। लेकिन ये अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब है स्पेशल होगा, अनोखा जो होगा, यूनिक होगा, यानी अकेला होगा। यानी 210 को लिखने के लिए हमें इन चारों डिजिट को लिखना ही पड़ेगा, अन्य कोई इसका गुणनखंडन नहीं होगा। ये तो है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके अलावा एक और मैटर है छोटा सा, देखिएगा। हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ पीछे एक कक्षा के अंदर पढ़ चुके हैं, उसकी बात हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम फाइंड करना है यदि अपने को। तो इसमें होता क्या है, एक स्पेशल रूल फॉलो कर रहा है, उसमें हमने पढ़ चुका है हम कि क्या करना है। लेकिन एक नियम क्या है कि यदि कोई 2 संख्याएं, केवल ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो 2 संख्याओं के लिए ही काम करेगा। 2 संख्याओं के लिए होता क्या है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं पहली संख्या यानी फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ऐसा ये किसके लिए होता है, केवल 2 संख्याओं के लिए होता है। यदि 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ की बात की जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बनता है इनमें से कि इनमें से ये देखो 4 चीजें हैं, फर्स्ट सेकंड एलसीएम और एचसीएफ। इनमें से 3 चीजें अपने को दे दी जाती है और 1 पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिएगा। देखिएगा, इनको अपने को लिखना किसमें है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला है 140। तो सबसे पहले तो आप 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 इस तरीके से 2 से डिवाइड किया 70 यानी 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35। अब किसे डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना आएगा 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1।
यानी कि 140 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजा 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। ये अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है इस तरीके से। इसको हम थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं। यदि दो चीजें सेम है तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है 156। दूसरा है इसका 156। तो 156 को भी वापस इसी तरीके से करें आप। 156 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 7 बार। एक बचा, उधर 16 हो गया, 16 में 2 का भाग 78। फिर 2 का भाग दिया 3, एक बच गया 18, हो गया 9। अब किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। कितना आ जाएगा? 1 और 3। अब 13 आ गया। 13 खुद अभाज्य संख्या है तो किसका भाग जाएगा? 13 खुद का ही। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। घात के रूप में लिखें 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से अपने को प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन करना है। 2 हमने कर लिया, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3825। देखो लास्ट डिजिट 5 है तो किससे डिवाइड होगा? ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। एक बार 3 की ट्राई कर लेते हैं। 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 से जाएगा भाई। 3 का भाग गया एक बार, 2 एक बार कैसे गया? देखो 3 में एक बार, यहाँ 8 है तो 2 बार 6, इन 2 बच गया 22, 7 21, एक बच गया, हो गया 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। अब देखते हैं 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 5 12, 13 14 और 1 15, इन 3 का अभी भी जाएगा, दे देते हैं। 1 में जाएगा नहीं, 12 में गया कितनी बार? 4 बार। 6 में 2 बार, 1 बच गया, 15, 15 में 5 बार, 425। यानी कि अब देख लेते हैं 4 और 2 6 और 5 11। अब नहीं जाएगा तो किसका भाग देते हैं? 5 का। कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40 और 25 में 5 छोड़ी 25। अब किसका भाग दें? 5 का। 5 एकम 5 और 7 पंजा 35 और 17 का कितना आ गया? 17। यानी कि हम 38 25 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो वापस देखिएगा, इसको स्क्वायर के रूप में लिखें, पावर के रूप में लिखें। 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। अगला देखिएगा, इसका 4वां क्वेश्चन है 5005। 5005। देखो इसमें किसका भाग देंगे हम? देखो 5 और 5 कितने हो गए? 10, यानी 3 का भाग तो नहीं जाएगा तो 5 का ही देते हैं। 5 का भाग गया एक बार, फिर 0, फिर 0 और 1। अब किसका भाग जाएगा भाई? 1 0 0 1 में। 5 का तो हमने दे दिया। 5 से बड़ी संख्या देख तो 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें 7 का ट्राई करो। देखो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया 21, 7 का भाग जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 3 बच गया, हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, हो गया 21, 21 में 7 का भाग 3 बार। अब किसका जाएगा? और 7 का जाएगा नहीं तो किसका जाएगा? 8 9 10 11 का देख लो। 11 एकम 11 यानी 33 जा रहा है 11 का। 11 एकम 11, 3 बच गया, हो गया 33 और 11 तिया 33, यानी चला गया, फिर आ गया आपका 13। तो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। अगला और इसका लास्ट 5वां है 7429। देखिएगा, $7,400
7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो देखिएगा पिछले प्रश्नों की तरह करते हैं इसको भी। 7429 देखिए सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिया, नहीं जा रहा है। 3 का भी भाग इनको जोड़ के देखा, नहीं जा रहा। देखो 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं जा रहा है। 5 का भी नहीं जा रहा है। 7 का भी इसमें भाग देख लिया हमने, देख करके नहीं जा रहा है। और 11 का भाग देखते हैं, देखो 11 6 66, 8 2 82, 11 7 77, 5 9 59 आ गया, नहीं जा रहा है। फिर 13 का भाग देके देखते हैं, 13 5 65, 9 92, 13 7 91, 19, नहीं जा रहा है। अब डायरेक्ट अगला भाग देते हैं हम 17 का, देखते हैं 17 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 17 5 85, 17 का 17 17 34 37 का 19, 17 चौक 68। 17 का भाग एक बार ट्राई करते हैं रफली। 17 चौक 68, तो कितना बच गया? 6 हो गया 62। तो 62 कम है तो 17 दिया 51, बच कितना गया? 62 में से 51 गया। देखो 17 चौक 68, 6 बच गया 62, 17 दूना 34, 17 दिया 51, यानी कि 11 हो गया आपका 119। 119 में 17 का भाग, 17 छक 102, 17 7 119, तो 7 बार गया। अब किसका भाग देना है? देखो 17 का तो दे दिया, अब आगे किसका जाएगा? 17 से बड़ी संख्या का जाएगा। 19 का दिया तो उगनी का उगनी, उगनी दूना 38, कितना बच गया? 5 हो गया 57, उगनी दिया 57। अब 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का ही भाग जाएगा, है ना। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। क्या क्या ज्ञात करना, ध्यान दीजिए। पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का और एलसीएम एचसीएफ बराबर है या नहीं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 13, फिर 13 का 1, बस। इसी प्रकार 19 का करते हैं, सॉरी 91 का करते हैं। 91 किसका भाग जाएगा? देखो 9 और 1 10, यानी 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका भाग जाएगा? देखो 7 का देते हैं, 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 2 बच गया 21, 21 में 7 का भाग 3 बार, और कितना आ गया? 13 आ गया। इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए लिखते हैं इनको, 26 के बराबर में लिखा तो 2 गुणा 13, 91 के बराबर लिखा 7 गुणा 13। अब क्या होता क्या है एलसीएम में और एचसीएफ में, आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, इनके अंदर जो कॉमन है, कॉमन कौन है? 13। जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात अपनी क्या होती है? एचसीएफ। तो यहां एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ऐसे तो 13 हो गया। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए सारा लिखोगे आप, 2 गुणा 7 गुणा 13, इनका गुणा करें, 13 7 91 और 91 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 91 गुणा 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 182, और एचसीएफ कितना आ गया? 13 हो गया। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये है या नहीं? तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट गुणा सेकंड लेकर चलते हैं, कितना आता? देखो 26 गुणा 91, इनका गुणा करो कितना आएगा?
फिर अपन गुणा करेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ, इनका कितना आ जाएगा, यानी 13 गुणा 182 गुणा करते हैं। देखो और अच्छा इनको गुणा करके एक बार देख लेते हैं। 91 गुणा 26, देखो 6 एकम 6, 6 9 54 और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, असल की 1 और ये हो गया 2 और 1, कितना आ रहा है 23 66। इनका भी करते देखते हैं। 182 गुणा 13, 13 दूना 26, 2 13 8, 13 8 104, 104 और 2 6, 106 यानी 10 हासिल का हो गया। 13 कम 13 और 10 23, 23 66। देखिएगा फर्स्ट गुणा सेकंड, एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये सही है। ठीक है भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका अगला है 510 और 92। 510 और 92, सेम इसी प्रकार इसमें भी कीजिएगा। 510 का अभाज्य गुणनखंड करें, 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 2, 5 में दिए 2 का भाग, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 10 में 2 का भाग 5, वापस 10, 5 255। अब देखो 5 और 5 10 और 2 12, यानी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दिया, 8 तेरी 24, 1 बच गया हो गया 15, 15 में 3 का भाग 5, 8 5 13, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 3 बच गया हो गया 35, 7 पंजा 35, कितना आ गया 17 आ गया। इसी प्रकार 92 का करते हैं। 9 और 2 11, यानी 3 का तो नहीं जाएगा लेकिन अभी 2 का जा रहा है, 4 दूनी 8, 1 बच गया 12, 46 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, 2 और कितना आ गया 23, 3 आएगा, फिर किसका भाग जाएगा 23। अब देखते हैं, इनको लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को कैसे लिखते हैं 2 गुणा 23। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, इनमें कॉमन क्या, पहले तो ये देखते हैं कॉमन कौन है, केवल 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम के अंदर कॉमन वाले को लिखो, बाकी सारा लिख दो। देखो इनमें से 2 आ गया 1, फिर ये वाला 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, सारा लिखना है, फिर 5, फिर 17, फिर 23। कॉमन वाले को इन दोनों में से एक लिखना, बाकी सब लिखना है। अब इनका गुणा करें, 23 गुणा 17 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये तो आपका हो गया एलसीएम। फिर इनका क्या करना है आपको, वही फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसमें भी वही आएगा। ठीक है, इनका गुणा करना, एलसीएम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीन 336 और 54, इसका तीसरा पार्ट है 336 और 54। दो का भाग दें, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 8 और 4, फिर 2 का भाग दिया 4 2, फिर 2 का भाग दिया 2 1, अब 3 का भाग दिया 7, फिर 7 और 1। अब 54 में देखते हैं, 54 में 2 का भाग दिया 27, 27 में 3 का भाग 9, 9 के में 3 का भाग 3, 3 और 1। देखिएगा क्या हो जाएगा इसमें, 336 के बराबर में क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 4 बार, और फिर है 3 गुणा 7। 54 के बराबर में क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो पहले तो अपने को लेना क्या है, एचसीएफ देखना। एचसीएफ क्या होता है,
कॉमन होना चाहिए, और देखो कॉमन क्या है, 2 दोनों में है और एक 3 दोनों में, तो ये दोनों ही आ जाएंगे। 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और आपका जो एलसीएम है, एलसीएम में इन दोनों में से एक लिखो, बाकी सारा लिखना पड़ेगा। 2, ये 2 आ गया केवल, फिर ये 2 सारा लिखना पड़ेगा अपने को। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें क्या होता है, एलसीएम के अंदर अधिकतम घात लिखनी होती है। देखो इनकी अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इनके अंदर देखो 2 गुणा 3 की घात 3, तो अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात 4, ये हमने ले ली। देखो ये 2 की घात 4 और 3 की घात 3, अधिकतम घात ये रही नीचे, और 7 अकेला है तो उसको हमने लिख दिया। इनका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर आप देखेंगे दोनों संख्याएं फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अगले के अंदर 3 संख्याएं हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। पहला है 12, 15 और 21, और दूसरा है 17, 23 और 29। देखिएगा अलग अलग करें इनको। 12 का निकालें आप अभाज्य गुणनखंड, 2, 6, 2 आ गया, 3, 3 और 1। फिर 15 का करें, 3 का भाग जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का भाग गया 5 बार, फिर 5 और 1। इसके अंदर 21, 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग दिया 7, 7 और 1। अब देखिएगा इनको एक बार आप लिखिएगा। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के बराबर में लिखें 3 गुणा 5, 21 के बराबर में लिखें 3 गुणा 7। इनमें देखो कोई कॉमन है क्या, कौन है कॉमन, 3 सब में है, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको लिख लो, है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये 3 जो है ना एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारा हमने लिख दिया। गुणा करके देखो, 7 पंजा 35, 35 दिया 105, 105 का दुगुना 210, 210 का दुगुना 420। ये अपना एलसीएम हो गया इनका। इसी प्रकार इनका करें, ये दूसरा है क्वेश्चन नंबर 3 का। 17 का करें, 17 का आप जानते होंगे, 17 में 17 का ही भाग जाता है, ये इतना ही होगा शॉर्टली। 23 में भी यही होगा, ये हो गया, और 29 में भी यही होता है, इनमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो क्या करेंगे आप, 17 को किस तरीके से लिखेंगे, 1 गुणा 17। 23 को किस तरीके से लिखेंगे, 1 गुणा 23। और 29 को किस तरीके से लिखेंगे, 1 गुणा 29। अब इनका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका कॉमन क्या होगा, 1, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए इन तीनों का गुणनफल 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। देखो अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तीसरे का तीसरा 8, 9 और 25, तो सभी उन्हीं तरीके से करें। 8 का हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा 4, 2, 2 और 2। 9 का करें तो 3, 3, 3 और 1। 25 का भी इजीली हो जाएगा 5, 5 और 1। पता है आपको कैसे करना होता है, तो लिखिएगा 8 के बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के बराबर में 3 गुणा
3 और 25 के बराबर में 5 गुणा 5। क्या इनमें कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है, फिर भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। एचसीएफ हमेशा किसी में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 2 कितनी बार है, पूरा का पूरा लिखेंगे, फिर 3 भी लिखेंगे और फिर 5 गुणा 5 भी लिखेंगे। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये आपका एलसीएम हो जाएंगे। गुणा करके आप लिख सकते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चौथा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? देखो, एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया गया है। एचसीएफ दे रखा है और अपने को ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किनका? इन्हीं संख्याओं का अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन अपने को कह रहा है। देखिएगा, यहां वो काम आएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एचसीएफ दे रखा है, इसका मतलब संख्याएं कौन कौन है? अपन यदि हल की बात करें तो यहां से अपने को संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी। संख्याएं कौन कौन है? 306 व 657, ये दोनों संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। और अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। और अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लगाइएगा। हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो रखते हैं 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ यानी 9 गुणा एलसीएम। देखिए एलसीएम के बराबर में क्या हो जाएगा? 306 गुणा 657 बटा 9। देखिए काटते हैं इनको, 9 का भाग जाएगा इसमें सीधा, 9 तेरिया 27, 3 बच गया 36, 9 चौक 36 यानी जा रहा है डायरेक्टली कितनी बार? 9 तेरिया 27, 3 बच गया यानी 36 और 9 चौक 36, 34 बार जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 34 गुणा 657। गुणा कर लो, 657 और 34 को आपस में गुणा कीजिएगा। 7 चौक 28, 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तेरी 21, 2 हासिल का, 5 तेरी 15 और 2 17, हासिल का 1, 6 तेरी 18 और 1 19, 8 3, 6 6 12 1 13, फिर हासिल 1 10 और 2 12, हासिल की 1 और 2, 22,338, 22,338। ये तो आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और एचसीएफ इसका 9 है ही, और ये आपकी संख्याएं होगी। यही पूछा है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ध्यान से देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? प्रश्न क्या दे रखा है? देखो, ये कोई संख्या है 6 की घात n, ये कोई संख्या है, अपने को चेक करना है n क्या है। यहाँ n प्राकृत संख्या है, क्या ये कभी 0 पर समाप्त होगी? 0 पर समाप्त होने का मतलब है जैसे कि कोई संख्या है 50, ये 0 पे समाप्त होती है। जैसे 100 है, ये भी 0 पे समाप्त होती है। जैसे 150 है, ये भी 0 पे समाप्त होती है। और कोई बड़ी संख्या है, ये भी 0 पे समाप्त होती है। यही कहना चाहता है, क्या ये संख्या 0 पे समाप्त होगी? तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा? कोई संख्या 0 पे समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? देखिएगा, उसका गुणनखंड हमेशा अभाज्य, उसका गुणनखंड जब हम करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए? 5 आना चाहिए। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 है और 2 है, 5 और 2 दोनों है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा। देखिएगा, 6 की पावर n, यानी हम 6 को क्या लिख सकते हैं?
6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 क्या कभी इसके अंदर 5 है? नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 की पावर n की जगह मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 की पावर n। अब चाहे मैं n की जगह कुछ भी लिखूं तो भी इसका गुणनफल कभी भी 0 पर नहीं होगा। क्या कारण लिखोगे आप? इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए ये संख्या यानी कि आपकी 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप उदाहरण से देख सकते हैं इनको। देखो सॉल्यूशन ये हो गया, आप प्रैक्टिकल तौर से देखिएगा। n की जगह 1 रखूं तो कितना आ जाएगा 6, n की जगह 2 रखूं तो कितना आएगा 36, n की जगह 3 रखूं तो कितना आ जाएगा 216। यानी कि कहीं आपको कुछ मिल रहा है क्या? 6 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। लास्ट डिजिट सब में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये 0 पर समाप्त कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो 2 संख्याएं दे रखी है, लिखता हूं बोर्ड पे मैं। पांचवा क्वेश्चन है, छठा हो गया, छठा क्वेश्चन। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ध्यान दें, प्लस का 13 है। और एक अन्य संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहां प्लस है दोनों जगह, ध्यान रखना है। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? ये दोनों भाज्य है क्यों? देखते हैं, पहले चेक करते हैं इनको। इस संख्या को कैसे लिख पाते हैं हम? देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके टुकड़े होने चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो पहले तो इनका हम क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन कौन है? 13। 13 कॉमन लिया तो 7 गुणा 11, इधर से कॉमन आ गया 13, बाहर आ गया, इधर कौन बचा? 1। तो ये संख्या क्या हो गई? 13 गुणा, देखो 11 7 77 और 1 कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इनमें क्या कॉमन आने वाला है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। इनका गुणा करें, 7 संग 42, 42 चौक, यानी कि काफी बड़ा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुणा 6 42, और गुणा में आ जाएगा आपका 24 और प्लस में 1। देखिएगा आगे 5 है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है? भाज्य। इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसके आगे 13, इसमें इसका मतलब इसमें भी 13 का भाग जा रहा है क्या नहीं? देखिए इनका गुणा करते हैं, 42 गुणा 24, तो इनका गुणा कितना आ जाएगा? देखो 24 दूना 48, 4 24 चौक 96 और 4 100, 108 आ जाएगा। और 108 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 109। 5 गुणा 108 सॉरी 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 1009। इसमें 5 का भाग जा रहा है और इसमें 13 का भाग जा रहा है, अतः ये दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य है। भाज्य होने के लिए खुद के अलावा अन्य किसी एक संख्या का भाग जाना चाहिए। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है?
एक और स्वयं को छोड़कर अन्य का भाग जाना चाहिए। तो इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है और इसमें 13 का भाग जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक मैदान है वृत्ताकार, इसके अंदर सोनिया चक्कर लगाती है। सोनिया को 18 मिनट लगता है प्रति चक्कर, यानी एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं। और कौन है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और जो रवि है उसको कितने लगते हैं? 12 मिनट में वो एक चक्कर निकाल लेता है। एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं रवि को और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि तेज चल रहा है ना। फिर कह रहा है, मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए यहां से दोनों रवाना होते हैं और इस दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो ये 18 मिनट में सोनिया वापस यहाँ आ गई और ये तो 12 मिनट में ही आया था, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है, ये तो आप राउंड में चलाकर देख सकते हैं इनको। देखो ये 18 में घुमा गया, 18 आ गया, फिर 18 में, यानी कि सोनिया के लिए क्या है, सोनिया 18, 36 और 54 इस तरीके से घूमेगी। और ये किस में घूमेगा? 12 के तरीके से। रवि जो है वो 12, 24, 12 3 36, 12 4 48 इस तरीके से आएगा। तो ये 12 फिर 24 36 पे दोनों क्या कर रहे हैं? 36 मिनट बाद दोनों यहां मिलेंगे। तो ये करने के लिए तो प्रैक्टिकल लूप है, थ्योरेटिकल लूप से या मैथमेटिकल लूप है, इसमें क्या करेंगे? तो इनके लिए हमेशा क्या ज्ञात किया जाता है? एलसीएम ज्ञात किया जाता है। इनके समय का क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 18 2 9 3 3 3 और 1, 12 का करते हैं 2 6 2 3 3 और 1। 18 के बराबर में लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के बराबर में लिखा 2 गुणा 3। तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो लिखिएगा, सारा लिख दो इनमें से, ये दोनों आगे और ये भी दोनों आगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 की घात 2 और इसको लिख सकते 2 गुणा 2 की घात 2 और 3। अधिकतम घात लेनी है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 चौक 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद जो है एक ही जगह वापस मिलेंगे। तो 1.2 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगली कक्षा के हम 1.3 के लिए पढ़ेंगे।